स्वागत है आपका हमारे चैनल वन बुक बिफोर स्लिप पर। आप इस वक्त यहाँ हैं, रात के इस शांतिपूर्ण समय में एक महान पुस्तक के साथ समय बिताने के लिए। सोचिए, जब लोग सोशल मीडिया में उलझे होते हैं या किसी वेब सीरीज का अगला एपिसोड देखने में व्यस्त होते हैं, आप यहाँ आए हैं ज्ञान की खोज में। यह वाकई में कुछ खास कहता है आपके बारे में। आज हम चर्चा करेंगे अरस्तू की पुस्तक निकमाकियाई एथिक्स के बारे में। यह एक ऐसी किताब है जो सदियों से मानव चरित्र और नैतिकता की समझ को गहराई से दर्शाती है। बहुत से विद्वान और दार्शनिकों ने इस पुस्तक की महत्ता को पहचाना है। अरस्तू, जो प्राचीन यूनान के एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने इस पुस्तक को जीवन के वास्तविक लक्ष्यों और सद्गुणों की खोज में लिखा था। अब शुरू करने से पहले एक बात बता दूं। यह एक विस्तृत अध्याय दर अध्याय सारांश है, तो थोड़ा लंबा होगा। कोई जल्दी नहीं है। अगर बीच में रुकना हो तो इस वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर लीजिए या व्हाट्सएप पर खुद को भेज दीजिए ताकि बाद में वहीं से शुरू कर सकें। तो चलिए, आज की रात इस किताब के साथ बिताते हैं। एक अध्याय, एक विचार, एक सबक। शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की रात हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा। जब आप अपने कमरे में अकेले बैठे होते हैं, जब दिन भर की भागदौड़ थम जाती है, तो क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आखिर हम सब इतनी मेहनत क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, या फिर कुछ और? अरस्तू ने इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की थी अपनी अमर कृति निकोमेकियन एथिक्स में। अब जरा सोचिए, जब कोई आपसे पूछता है कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं? अच्छी नौकरी, अच्छा घर, परिवार की खुशी। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपसे पूछे कि ये सब चीजें आप क्यों चाहते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा खुश रहने के लिए। और अगर वो फिर पूछे कि आप खुश क्यों रहना चाहते हैं, तो यहाँ आकर आप थोड़ा रुक जाएंगे, क्योंकि खुशी के लिए कोई और वजह नहीं चाहिए। खुशी अपने आप में एक मकसद है। अरस्तू कहता है कि इंसान की हर गतिविधि, हर कोशिश, हर सपना किसी न किसी अच्छी चीज की तलाश में है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करती है, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे की भलाई के लिए। एक कलाकार रातों रात जागकर अपनी कला को निखारता है, सिर्फ प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि उस संतुष्टि के लिए जो अच्छा काम करने से मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि इन सभी अच्छी चीजों में सबसे ऊपर क्या है? यहाँ अरस्तू एक बहुत ही गहरी बात कहता है। वो कहता है कि जीवन का परम उद्देश्य यूडेमोनिया है, जिसे हम सुख या कल्याण कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये वो सुख नहीं है जो हमें मिठाई खाने से या फिल्म देखने से मिलता है। ये वो गहरी संतुष्टि है जो एक पूर्ण जीवन जीने से आती है। जैसे एक किसान को अपनी फसल देखकर जो खुशी मिलती है, या एक शिक्षक को अपने छात्र की सफलता देखकर जो गर्व होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुख आता कैसे है? अरस्तू का जवाब बहुत ही व्यावहारिक है। वो कहता है कि सुख कोई भावना नहीं है, बल्कि एक गतिविधि है। जैसे स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमार न होना नहीं है, बल्कि शरीर का सही तरीके से काम करना है, वैसे ही सुख का मतलब है आत्मा का सही तरीके से काम करना। और आत्मा का सही काम क्या है? अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का इस्तेमाल करना। मान लीजिए आप एक संगीतकार हैं। आपके लिए सच्ची खुशी तब आएगी जब आप अपनी पूरी क्षमता से संगीत बनाएंगे, जब आपका हर सुर, हर ताल परफेक्ट होगा। या अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो आपकी सच्ची खुशी मरीजों को ठीक करने में है, अपनी मेडिकल स्किल का सही इस्तेमाल करने में है। ये सुख सिर्फ एक दिन का नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी का है।
अरस्तु यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कहता है। वो कहता है कि एक दिन से कोई वसंत नहीं आता, वैसे ही एक दिन से कोई सुखी नहीं हो जाता। सुख एक आदत है, एक तरीका है जीने का। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही रोजाना के छोटे छोटे अच्छे कामों से जीवन में सुख आता है। हर दिन ईमानदारी से काम करना, परिवार का ख्याल रखना, दूसरों की मदद करना, ये सब मिलकर एक सुखी जीवन बनाते हैं। लेकिन आज के युग में हम अक्सर तत्काल सुख की तलाश करते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर कोई और तुरंत खुशी देने वाली चीज। अरस्तु हमें याद दिलाता है कि असली सुख धीरे धीरे, मेहनत से और लगातार अच्छे कर्म करने से आता है। यह उस पेड़ की तरह है जिसे बढ़ने में सालों लगते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो पूरी जिंदगी फल देता रहता है। तो दोस्तों, जब आप कल सुबह उठें तो जरा सोचिएगा कि आज आप कैसे अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि सुख कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम रुक जाते हैं, बल्कि यह एक यात्रा है जो हर दिन, हर पल जारी रहती है। रात की इस शांति में, जब दिन भर की भागदौड़ थम जाती है और मन कुछ गहरे सवालों की तरफ मुड़ता है, आइए आज बात करते हैं सद्गुण की, उस खूबसूरत कला की जो हमारे जीवन को सिर्फ सफल नहीं बल्कि सार्थक भी बनाती है। अरस्तु का यह विषय आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। आपने कभी गौर किया है कि हमारे यहाँ बचपन से ही कहा जाता है, अच्छे संस्कार? दादी माँ कहती थी, बेटा पढ़ाई तो ठीक है लेकिन अच्छे गुण भी सीखो। यही तो अरस्तु की बात है। उनके अनुसार सद्गुण कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसे सीखा जाता है, अभ्यास किया जाता है और धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है। अब जरा सोचिए, जब आप कोई काम करते हैं तो क्या सोचते हैं? सिर्फ यह कि काम हो जाए या यह भी कि सही तरीके से हो? अरस्तु कहते हैं कि सद्गुण का मतलब है हर काम को उसके सही माप में करना, न कम न ज्यादा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी दादी माँ चाय में चीनी डालती थी, न कम की स्वाद न आए, न ज्यादा की मिठास ही मिठास हो जाए। इसे अरस्तु मध्यम मार्ग कहते हैं। साहस को ही लीजिए। कम साहस कायरता है, ज्यादा साहस लापरवाही। सच्चा साहस इन दोनों के बीच में है। जैसे कि जब कोई गलत काम हो रहा हो तो आवाज उठाना, लेकिन बिना सोचे समझे खतरे में न कूदना। या फिर उदारता, कंजूसी गलत है, फिजूल खर्ची भी गलत है। सही उदारता वह है जो जरूरतमंद की मदद करे लेकिन अपने परिवार की जरूरतों को भी न भूले। मुझे याद है मेरे एक मित्र की कहानी। वह बहुत दयालु था, हर किसी की मदद करता था। लेकिन एक दिन उसने अपने बच्चे की फीस के पैसे भी किसी को दे दिए। यह दया नहीं, मूर्खता थी। अरस्तु यही समझाते हैं कि हर गुण का एक संतुलन होता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। अरस्तु कहते हैं कि सद्गुण सिर्फ नियम मानने से नहीं आता। यह तो ऐसे है जैसे कोई सितार बजाना सिर्फ किताब पढ़कर सीखने की कोशिश करे। आपको बार बार अभ्यास करना होगा, गलती करनी होगी, सीखना होगा, फिर से कोशिश करनी होगी। आज के समय में देखिए, सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय देता है। कुछ लोग बिल्कुल चुप रहते हैं, कुछ हर बात पर बहस करते हैं। अरस्तु कहते कि सही बात यह है कि जब जरूरी हो तभी बोलें, सच बोलें, लेकिन इस तरह से कि दूसरे को समझ आए, उसे ठेस न पहुंचे। अब यहाँ एक और गहरी बात है। अरस्तु कहते हैं कि सद्गुण का मतलब सिर्फ अच्छे काम करना नहीं है, बल्कि खुशी से करना है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, वह मजबूरी में नहीं, प्रेम से करती है।
वैसे ही जब हम दूसरों की मदद करें, सच बोलें या कोई भी अच्छा काम करें, तो वह हमारी प्रकृति से निकलना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। अरस्तू की एक और खूबसूरत बात है, वे कहते हैं कि सद्गुण व्यक्तिगत खुशी के लिए भी जरूरी है। जब आप सही काम करते हैं, तो रात को सोते समय मन में एक अजीब सी शांति होती है। वैसे ही जैसे दिन भर मेहनत करने के बाद शरीर को आराम अच्छा लगता है, वैसे ही अच्छे काम करने के बाद आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है। आज की दुनिया में बहुत तेजी से सब कुछ होता है। हम तुरंत नतीजे चाहते हैं, लेकिन सद्गुण धीरे धीरे बनता है, जैसे पेड़ बड़ा होता है, रोज थोड़ा थोड़ा, साल दर साल। और जब यह पूरी तरह से हमारा हिस्सा बन जाता है, तब हमें पता भी नहीं चलता कि हम अच्छे काम कर रहे हैं। यह हमारी आदत बन जाती है। तो आज रात जब आप सोने जाएं, तो जरा सोचिएगा कि कल आप कौन सा छोटा सा अच्छा काम कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बस माता पिता से प्रेम से बात करना, किसी का धन्यवाद करना, या फिर अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना। यही तो है सद्गुण की शुरुआत, और यही है एक सार्थक जीवन की नींव। आज रात हम बात करेंगे मित्रता की, उस अनमोल रिश्ते की जो हमारे जीवन को सच्चे अर्थ देती है। अरस्तू कहते हैं कि मित्रता केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक गुण है, एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देकर सुंदर बर्तन बनाता है, वैसे ही हम अपनी मित्रताओं को संवारते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में कितने लोग हैं जिन्हें आप मित्र कहते हैं? शायद 10, 20 या सैकड़ों। लेकिन अरस्तू हमें समझाते हैं कि मित्रता 3 प्रकार की होती है। पहली है उपयोगिता की मित्रता, जैसे आपका दुकानदार, आपका डॉक्टर या वह सहकर्मी जिससे आपका काम चलता है। ये रिश्ते तब तक चलते हैं जब तक हमारी जरूरतें पूरी होती रहती हैं। जैसे ही जरूरत खत्म, मित्रता भी खत्म। यह बुरी बात नहीं है, यह जीवन की एक सच्चाई है। दूसरी है आनंद की मित्रता, वे दोस्त जिनके साथ हम हंसते हैं, खेलते हैं, फिल्में देखते हैं। कॉलेज के वे दोस्त जिनके साथ रात भर जागकर बातें करते थे, या वे लोग जिनके साथ आप क्रिकेट देखते हैं। ये मित्रताएं खुशी देती हैं, लेकिन ये भी समय के साथ बदल जाती हैं। जैसे जैसे हमारी रुचियां बदलती हैं, ये रिश्ते भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन तीसरी मित्रता है सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती, गुण की मित्रता। यह वह मित्रता है जो दो लोगों के बीच तब जन्म लेती है जब वे एक दूसरे के चरित्र का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की अच्छाई को देखते हैं। यह मित्रता समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है, जैसे पुराने पेड़ की जड़ें धरती में और गहरी होती जाती हैं। सोचिए उस दोस्त के बारे में जो आपकी सफलता पर बिना किसी ईर्ष्या के खुश होता है, जो आपकी असफलता में आपका साथ देता है। वह दोस्त जो आपको सच कहने से नहीं डरता, भले ही वह कड़वा हो। जब आप गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं, तो वह आपको रोकता है। जब आप हार मान लेना चाहते हैं, तो वह आपको हिम्मत देता है। यही है गुण की मित्रता। अरस्तू बताते हैं कि सच्ची मित्रता में समानता होनी चाहिए। यह समानता धन या पद की नहीं, बल्कि मूल्यों और सिद्धांतों की होनी चाहिए। जैसे दो तानपुरे एक ही सुर में बजते हैं, वैसे ही सच्चे मित्रों के दिल एक ही लय में धड़कते हैं। वे एक दूसरे को समझते हैं, बिना कुछ कहे, एक दूसरे की जरूरतों को महसूस करते हैं। हमारे भारतीय संस्कारों में भी मित्रता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, राम और हनुमान का प्रेम, ये सभी गुण की मित्रता के उदाहरण हैं। आज के समय में जब हर रिश्ता फेसबुक के लाइक और व्हाट्सएप के गुड मॉर्निंग तक सीमित हो गया है, अरस्तू की ये बातें और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सच्ची मित्रता में धैर्य चाहिए।
जैसे अच्छी खीर बनाने के लिए दूध को धीरे धीरे पकाना पड़ता है, वैसे ही मित्रता को भी समय चाहिए। आजकल हम तुरंत सब कुछ चाहते हैं, इंस्टेंट कॉफी, फास्ट फूड और तुरंत मित्रता। लेकिन जो चीजें जल्दी मिलती हैं, वे जल्दी चली भी जाती हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं? जिसकी खुशी में आपकी खुशी है, जिसके दुख में आपका दुख है? यदि है, तो आप भाग्यशाली हैं। यदि नहीं है, तो चिंता की बात नहीं। मित्रता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अरस्तू हमें सिखाते हैं कि अच्छा मित्र बनने के लिए पहले हमें अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। जैसे साफ दर्पण में ही सच्चा प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही साफ दिल में ही सच्ची मित्रता का जन्म होता है। मित्रता देने से बढ़ती है, बांटने से बढ़ती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें बेहतर इंसान बनाती है। आज रात सोने से पहले अपने उस एक सच्चे मित्र को याद कीजिए और मन ही मन उसका शुक्रिया अदा कीजिए। दोस्तों, जैसे ही रात की खामोशी हमारे चारों ओर गहरी होती जाती है, आइए आज बात करते हैं न्याय की, उस अनमोल गुण की जो हमारे समाज की रीढ़ है। अरस्तू कहते हैं कि न्याय केवल एक गुण नहीं, बल्कि सभी गुणों का राजा है। जैसे एक माँ अपने सभी बच्चों के बीच प्रेम बांटती है, वैसे ही न्याय हर व्यक्ति को उसका हक दिलाने की कोशिश करता है। अब जरा सोचिए, जब आप सुबह उठकर चाय वाले से चाय खरीदते हैं, तो क्या होता है? आप उसे उचित दाम देते हैं, वो आपको अच्छी चाय देता है। यही तो न्याय है, एक सरल, सुंदर अदलाबदली। लेकिन अरस्तू हमें बताते हैं कि न्याय के दो रूप होते हैं। पहला है वितरणात्मक न्याय, जैसे एक गुरुजी अपने शिष्यों के बीच ज्ञान बांटते हैं, हर एक की योग्यता और मेहनत के अनुसार। दूसरा है सुधारात्मक न्याय, जब कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक करना, जैसे एक बुजुर्ग पंचायत में फैसला सुनाते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की, जहां रामू और श्यामू दोनों किसान हैं। बारिश के दिनों में दोनों को पानी चाहिए अपने खेतों के लिए। अब अगर सरपंच सिर्फ रामू को पानी दे दे क्योंकि वो उसका रिश्तेदार है, तो यह अन्याय होगा। लेकिन अगर वो दोनों के खेत का आकार, फसल की जरूरत और मेहनत देखकर पानी बांटे, तो यही वितरणात्मक न्याय है। यहाँ सवाल यह नहीं कि सबको बराबर मिले, बल्कि यह है कि सबको उसकी जरूरत और हकदारी के अनुसार मिले। अरस्तू एक बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं, न्याय एक स्वर्णिम मध्य मार्ग है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को न तो बहुत ज्यादा दबाता है न बहुत कम, बल्कि उतना ही जितना जरूरी है एक सुंदर घड़ा बनाने के लिए। न्याय भी वैसा ही है, न तो अति कठोरता, न अति नरमी। आजकल हम देखते हैं कि कभी-कभी भावनाओं में बहकर हम अन्याय कर बैठते हैं। किसी के साथ सिर्फ इसलिए पक्षपात करते हैं कि वो हमारा अपना है, या फिर किसी के साथ सिर्फ इसलिए सख्ती करते हैं कि हमें वो पसंद नहीं। न्यायपूर्ण व्यक्ति वो है जो अपने फायदे की जगह सबके फायदे के बारे में सोचता है। जैसे एक दुकानदार जो ग्राहकों को सही दाम पर अच्छा सामान देता है, भले ही वो थोड़ा कम मुनाफा कमाए। या फिर एक अध्यापक जो सभी बच्चों पर बराबर ध्यान देता है, चाहे वो होशियार हो या धीमी गति से सीखने वाले। यही तो असली न्याय है, अपने अहंकार को छोड़कर बड़े भले की सोचना। अरस्तू कहते हैं कि न्यायपूर्ण होना एक कला है, जैसे तबला बजाना या गाना गाना। इसे सीखना पड़ता है, रोज अभ्यास करना पड़ता है। जब एक रिक्शा वाला यात्री से सही किराया लेता है, जब एक सब्जी वाली सही तौल देती है, जब एक बच्चा अपने भाई बहन के साथ खिलौने बांटता है, ये सब न्याय के छोटे छोटे अभ्यास हैं। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि न्याय सिर्फ कानून में नहीं, बल्कि हमारे दिल में बसता है। जब हम रात को सोते हैं और हमारा मन साफ होता है कि आज हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, तो वही सबसे बड़ी खुशी है।
न्याय हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं और हमारी हर छोटी बड़ी कार्रवाई दूसरों को प्रभावित करती है। तो आइए, कल से हम सभी एक छोटी सी शुरुआत करें। हर काम में पूछें कि क्या यह न्याय संगत है? क्या इससे सबका भला होगा? और इस तरह अरस्तू के इस अनमोल ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हुए एक बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान दें। अब चलिए, इन विचारों के साथ शांति से सो जाते हैं। कल एक नया दिन है न्याय के साथ जीने के लिए। दोस्तों, जब रात का सन्नाटा हमारे चारों ओर बिछ जाता है और हम अपने दिन भर के संघर्षों को समेटने बैठते हैं, तो अक्सर एक सवाल मन में उठता है, हम अकेले तो नहीं हैं इस दुनिया में? हमारे आसपास का समुदाय, हमारे नेता, हमारी राजनीति, क्या ये सब वाकई हमारे लिए हैं या हम इन सब के लिए हैं? आज रात अरस्तू हमें बताएंगे कि एक अच्छा समुदाय कैसा होता है और सही राजनीति का मतलब क्या है। अरस्तू कहते हैं कि इंसान प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी को बिल्कुल अकेले जीते देखा है? हमारे गांवों में भी, शहरों में भी, हम हमेशा किसी न किसी समुदाय का हिस्सा होते हैं। चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारा मोहल्ला हो या फिर हमारा कार्यक्षेत्र। अरस्तू इसे बड़ी सुंदरता से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक हाथ शरीर से अलग होकर सिर्फ मांस का टुकड़ा रह जाता है, वैसे ही इंसान भी समुदाय से अलग होकर अधूरा रह जाता है। लेकिन समुदाय का मतलब सिर्फ लोगों का जमावड़ा नहीं है। अब जरा सोचिए, आपके मोहल्ले में बस स्टैंड पर खड़े लोग भी तो एक जमावड़ा है, लेकिन क्या वो समुदाय है? नहीं ना। अरस्तू बताते हैं कि सच्चा समुदाय तब बनता है जब लोगों का एक साझा लक्ष्य होता है, एक साझा अच्छाई होती है। जैसे हमारे गांव में सभी मिलकर तालाब की सफाई करते हैं, या शहर में सभी पड़ोसी मिलकर त्योहारों का आयोजन करते हैं। यही तो है सच्चा समुदाय, जहां हर व्यक्ति अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की भलाई की भी चिंता करता है। राजनीति के बारे में अरस्तू का नजरिया बहुत दिलचस्प है। आज के जमाने में राजनीति शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? झगड़े, भ्रष्टाचार, वोट की राजनीति। लेकिन अरस्तू कहते हैं कि सच्ची राजनीति का मतलब है समुदाय की देखभाल करना। वे इसे एक चरवाहे से तुलना करके समझाते हैं। जैसे एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की सुरक्षा करता है, उन्हें अच्छी घास खिलाता है, उनकी बीमारी का इलाज करता है, वैसे ही एक सच्चा राजनेता अपने लोगों की देखभाल करता है। अब आप पूछेंगे कि अच्छी राजनीति की पहचान कैसे करें? अरस्तू का जवाब बहुत सरल है। देखिए कि आपके नेता का फोकस कहाँ है। क्या वो अपनी जेब भरने में लगा है या लोगों की समस्याओं को सुलझाने में? क्या वो सिर्फ अमीरों की बात करता है या गरीबों की भी सुनता है? एक अच्छा नेता वो होता है जो समझता है कि उसकी खुशी उसके लोगों की खुशी में ही छुपी है। यहाँ अरस्तू एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि राजनीति का सबसे बड़ा लक्ष्य है लोगों को अच्छा बनाना। अब जरा सोचिए, जब आपके मोहल्ले का पार्षद सड़क की मरम्मत करवाता है, तो वो सिर्फ सड़क नहीं बना रहा, वो लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है। जब स्कूल खुलवाता है तो सिर्फ इमारत नहीं बना रहा, वो अगली पीढ़ी का भविष्य बना रहा है। यही है सच्ची राजनीति का जादू। लेकिन अरस्तू यह भी चेतावनी देते हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार कैसे आ जाता है। जब नेता अपने निजी फायदे को समुदाय के फायदे से ऊपर रखने लगते हैं, तो राजनीति बिगड़ जाती है। यह वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर मरीज का इलाज करने के बजाय सिर्फ पैसे कमाने में लग जाए। समुदाय का भला करना राजनीति की आत्मा है, और जब यह आत्मा निकल जाती है, तो राजनीति एक खोखला खेल बनकर रह जाती है। आज के समय में हमें अरस्तू की इन बातों की और भी ज्यादा जरूरत है।
हमारे आसपास इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं कि कभी-कभी लगता है कि हम अपना समुदाय खो रहे हैं। लोग अपने मोबाइल में इतने व्यस्त हैं कि पड़ोसी से बात करने का समय नहीं। लेकिन अरस्तू हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी अकेले में नहीं, साथ में मिलती है। तो आज रात जब आप सोने जाएं, तो जरा सोचिएगा, आपका समुदाय कैसा है? क्या आप उसमें सिर्फ लेते हैं या कुछ देते भी हैं? और आपके नेता कैसे हैं? क्या वे वाकई आपकी भलाई चाहते हैं? कल से आप भी अपने छोटे से समुदाय में एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश कर सकते हैं। आज की रात हम अरस्तू के उस गहरे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, विचारशीलता। जी हाँ, वही विचारशीलता जिसके बिना हमारा जीवन एक भटकते हुए जहाज की तरह है, जिसका कोई दिशा नहीं। अरस्तू कहते हैं कि सच्ची खुशी और संतुष्टि पाने के लिए हमें विचारशील बनना होगा। लेकिन यह विचारशीलता क्या है और आज के ज़माने में इसका क्या मतलब है? सोचिए जरा, जब आप सुबह उठते हैं तो कितने निर्णय लेते हैं? क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे दिन गुजारना है? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन निर्णयों के पीछे कौन सी शक्ति काम करती है? अरस्तू इसे फ्रोनेसिस कहते हैं, व्यावहारिक बुद्धि। यह वह क्षमता है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। अब जरा सोचिए कि आपके पास एक दोस्त है जो हमेशा सही सलाह देता है। वह न तो बहुत जल्दबाजी करता है, न ही बहुत देर लगाता है। जब भी आप उसके पास जाते हैं, वह पूरी स्थिति को समझता है, आपकी भावनाओं को महसूस करता है और फिर ऐसी सलाह देता है जो व्यावहारिक भी होती है और नैतिक भी। यही है विचारशीलता की असली पहचान। भारतीय संस्कृति में हमारे पास एक शब्द है, विवेक। यह अरस्तू की विचारशीलता से बहुत मिलता जुलता है। जैसे एक अनुभवी किसान जानता है कि कब बीज बोना है, कब पानी देना है और कब फसल काटनी है, वैसे ही एक विचारशील व्यक्ति जानता है कि जीवन के विभिन्न मौकों पर कैसे व्यवहार करना है। अरस्तू एक दिलचस्प बात कहते हैं, विचारशीलता कोई किताबी ज्ञान नहीं है, यह अनुभव से आती है। जैसे आप साइकिल चलाना सिर्फ किताब पढ़कर नहीं सीख सकते, वैसे ही विचारशीलता भी अभ्यास और अनुभव से विकसित होती है। यह एक कला है, विज्ञान नहीं। आज के समय में जब हमारे पास हर सवाल का जवाब गूगल पर मिल जाता है, विचारशीलता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि गूगल आपको तथ्य दे सकता है, लेकिन यह नहीं बता सकता कि उन तथ्यों का इस्तेमाल कैसे करना है। जब आपके सामने नैतिक दुविधा हो, जब आपको लगे कि सही रास्ता कौन सा है, तब विचारशीलता ही आपकी मदद करती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवक के पास अच्छी नौकरी का ऑफर आया, लेकिन उसके लिए उसे अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ता। अब यहाँ कोई एक सही जवाब नहीं है। विचारशील व्यक्ति सभी पहलुओं को देखेगा, अपने करियर की जरूरत, माता पिता की देखभाल, पारिवारिक जिम्मेदारियां और अपने भविष्य की योजनाएं। फिर वह एक संतुलित निर्णय लेगा। अरस्तू कहते हैं कि विचारशील व्यक्ति वह है जो अपनी भावनाओं को समझता है लेकिन उनका गुलाम नहीं बनता। वह जानता है कि कब क्रोध सही है और कब गलत, कब दया दिखानी चाहिए और कब सख्ती। यह संतुलन ही विचारशीलता की निशानी है। आज की तेज भागती दुनिया में हम अक्सर तुरंत निर्णय लेने का दबाव महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर तुरंत रिएक्ट करना, व्हाट्सएप मैसेज का फौरन जवाब देना, लेकिन विचारशीलता हमें सिखाती है कि रुकना, सोचना और फिर प्रतिक्रिया देना कभी-कभी सबसे अच्छा विकल्प होता है। विचारशीलता का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा गंभीर रहें या हर छोटी बात को बहुत गहराई से सोचें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को होशपूर्वक जिएं, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लें और दूसरों के साथ न्याय और करुणा से पेश आएं।
जब आप आज रात सोने जाएं, तो 1 मिनट रुककर सोचिएगा कि आज के दिन में आपने कौन से निर्णय लिए। क्या वे विचारशीलता से लिए गए थे? क्या आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा या दूसरों का भी ख्याल रखा? यही छोटे छोटे चिंतन से विचारशीलता का बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे यह एक मजबूत वृक्ष बन जाता है जो आपको और आपके आसपास के लोगों को छाया प्रदान करता है। आज रात जब आसमान में तारे झिलमिला रहे हैं और दुनिया धीरे धीरे नींद की गोद में जा रही है, आइए अरस्तु के एक ऐसे विचार की यात्रा करते हैं जो हमारे जीवन को संतुलन का नया अर्थ देता है। यह विचार है मध्यमार्ग का, जिसे अरस्तु ने सद्गुणों का केंद्र माना है। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वह कैसे बार बार इधर उधर गिरता है, कभी बाईं तरफ तो कभी दाईं तरफ, लेकिन जब वह संतुलन पा लेता है तो वह बिल्कुल बीच में, मध्य में चलता है। अरस्तु कहते हैं कि हमारे गुण भी ठीक इसी तरह काम करते हैं। हर सद्गुण दो अतिवादों के बीच का मध्य मार्ग है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी मित्र से मिलते हैं तो आप कैसे व्यवहार करते हैं? यदि आप बहुत ही कम बात करें, चुप चुप रहें, तो लोग आपको अहंकारी या उदासीन समझेंगे। लेकिन यदि आप बिना रुके, बिना सोचे बोलते ही रहें, तो आप बकवादी कहलाएंगे। तो फिर क्या है सही रास्ता? मध्य मार्ग, यानी उचित समय पर, उचित तरीके से, उचित मात्रा में बोलना। यही है वह सुनहरा संतुलन जिसे अरस्तु मित्रता का गुण कहते हैं। एक दिन की बात है, मैंने अपने पड़ोसी को देखा जो अपने बेटे को डांट रहा था। बच्चा परीक्षा में कम अंक लाया था। अब यहाँ 3 रास्ते थे, या तो बिल्कुल कुछ न कहना, जो लापरवाही होती, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा करना और मारना पीटना, जो क्रूरता होती। लेकिन जो काम उन्होंने किया वह था मध्यमार्ग, प्यार से समझाना, गलती दिखाना, लेकिन साथ ही उत्साह भी बढ़ाना। यह है वह संतुलन जिसे अरस्तु शिक्षा का गुण कहते हैं। पैसे के मामले में भी यही बात है। अब जरा सोचिए, यदि आप बहुत ही कंजूस हैं, हर पैसे को पकड़ कर रखते हैं, तो यह कृपणता है। लेकिन यदि आप अंधाधुंध खर्च करते हैं, बिना सोचे समझे पैसा बहाते हैं, तो यह फिजूल खर्ची है। तो फिर क्या है सही रास्ता? उदारता, यानी जरूरत के अनुसार, सोच समझकर, उचित कारणों से खर्च करना। न तो कृपण बनना है, न ही अपव्ययी। बस बीच का रास्ता अपनाना है। डर और साहस के बारे में भी यही कहानी है। एक तरफ है कायरता, जहां आप हर छोटी बड़ी चीज से डरते हैं, कुछ भी करने का साहस नहीं कर पाते। दूसरी तरफ है अंधा साहस, जहां आप बिना सोचे समझे, बिना खतरे को जाने हर काम में कूद जाते हैं। लेकिन सच्चा साहस क्या है? यह है खतरे को जानना, डर को महसूस करना, लेकिन फिर भी सही काम करने के लिए आगे बढ़ना। यह है वीरता का मध्य मार्ग। अरस्तु का यह विचार आज के ज़माने में भी कितना सटीक है। आजकल सोशल मीडिया पर देखिए, कुछ लोग बिल्कुल चुप रहते हैं, कभी अपनी बात नहीं कहते, जबकि कुछ लोग हर वक्त, हर बात पर अपनी राय देते रहते हैं। लेकिन समझदारी इसमें है कि जब जरूरत हो, जब आपकी बात का मतलब हो, तब बोलें। यह है संवाद का मध्य मार्ग। काम के मामले में भी यही बात है। कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, कुछ काम नहीं करते, जबकि कुछ लोग इतने काम में डूब जाते हैं कि अपनी सेहत, अपने रिश्ते, अपनी खुशी सब भूल जाते हैं। लेकिन सच्ची मेहनत क्या है? यह है मन लगाकर काम करना, लेकिन साथ ही आराम का भी ख्याल रखना। यह है श्रम का संतुलन। अब जरा सोचिए, यह मध्यमार्ग कैसे मिले? अरस्तु कहते हैं कि यह अभ्यास से आता है। जैसे एक कुम्हार रोजाना मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने हाथों में कुशलता लाता है, वैसे ही हमें रोजाना छोटे छोटे फैसलों में मध्यमार्ग का अभ्यास करना होता है।
आज थोड़ा कम गुस्सा करें, कल थोड़ा ज्यादा धैर्य रखें, परसों थोड़ा सोच समझकर बोलें। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। यह मध्यमार्ग कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह दिखाता है कि आप में विवेक है, संयम है, समझदारी है। यह बताता है कि आप जीवन की जटिलताओं को समझते हैं और हर परिस्थिति में सही राह चुन सकते हैं। तो आज रात सोते समय यह सोचकर देखिए कि कल आप किस एक चीज में मध्यमार्ग का अभ्यास कर सकते हैं। शायद गुस्से में, शायद खर्च में, शायद बातचीत में। छोटी शुरुआत करिए और देखिए कैसे आपका जीवन संतुलन की तरफ बढ़ता है। अरस्तू का यह ज्ञान हमारे साथ रहेगा जब तक हम इसे अपने दिल में बसाए रखेंगे। मित्रों, आज की रात हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे जीवन में रोजाना घटित होता रहता है, फिर भी हम शायद ही कभी इस पर गंभीरता से विचार करते हैं। अरस्तू ने अपने निकोमैकियन एथिक्स में जिस बात को यथार्थता कहा है, वह दरअसल हमारे व्यावहारिक जीवन और आदर्शों के बीच का वह नाजुक संतुलन है जिसे हम सभी हर दिन साधने की कोशिश करते हैं। अब जरा सोचिए, कल सुबह जब आप ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, तो क्या आपके मन में यह द्वंद्व नहीं उठा था कि एक तरफ तो आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको पता है कि ऑफिस की राजनीति में कभी-कभी थोड़ी चतुराई भी दिखानी पड़ती है? यही तो है वह यथार्थता जिसकी बात अरस्तू कर रहा है। यह कोई दार्शनिक की कोरी बात नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का सच है। अरस्तू कहता है कि यथार्थता का मतलब यह नहीं है कि हम अपने आदर्शों को छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम समझदारी से काम लें। जैसे एक किसान जानता है कि बारिश का इंतजार करना जरूरी है, लेकिन अगर बारिश न हो तो उसे सिंचाई का इंतजाम भी करना होगा। वह आसमान पर भरोसा रखता है, लेकिन अपने हाथों को भी खाली नहीं बैठने देता। हमारे समाज में एक पुरानी कहावत है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। लेकिन अरस्तू हमें याद दिलाता है कि केवल प्राकृतिक प्रतिभा ही काफी नहीं है। उस प्रतिभा को सही दिशा देना, उसे व्यावहारिक रूप देना और समय के साथ उसमें निखार लाना, यही तो यथार्थता है। एक कुम्हार के पास मिट्टी होती है, लेकिन वह जानता है कि केवल अच्छी मिट्टी से बर्तन नहीं बनता। उसे आंच की गर्मी भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए और सबसे जरूरी अनुभव भी चाहिए। यथार्थता का एक और पहलू यह है कि हम अपनी परिस्थितियों को समझें। अरस्तू का मानना है कि हर स्थिति में एक ही नियम लागू नहीं हो सकता। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे से अलग तरीके से बात करती है और बड़े बच्चे से अलग तरीके से। दोनों के साथ प्रेम समान है, लेकिन अभिव्यक्ति अलग है। यही बुद्धिमत्ता है, यही यथार्थता है। अब जरा सोचिए अपने दोस्तों के बारे में। क्या आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं? शायद नहीं। एक दोस्त के साथ आप खुलकर मजाक कर सकते हैं, दूसरे के साथ गंभीर बातें करते हैं, तीसरे को सलाह देते हैं। यह दोहरापन नहीं है, यह समझदारी है। यह जानना कि कब क्या उचित है, यही तो व्यावहारिक बुद्धि है। अरस्तू हमें बताता है कि यथार्थता में एक खास तरह का साहस छुपा होता है। जैसे एक नदी अपना रास्ता बनाती है, वह पहाड़ों से टकराती नहीं, बल्कि उनके चारों ओर से अपना मार्ग खोजती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी मंजिल भूल जाती है। वह समुद्र तक पहुंचने का अपना लक्ष्य नहीं छोड़ती। हमारे जीवन में भी यही होता है। कभी कभी हमें अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है, लेकिन यह समझौता अस्थायी होता है, स्थायी नहीं। एक व्यापारी को पता है कि बाजार के उतार चढ़ाव के साथ चलना होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने ग्राहकों को धोखा देने लगे। वह परिस्थितियों के अनुकूल अपनी रणनीति बदलता है, अपने मूल्य नहीं। यथार्थता सिखाती है कि कभी-कभी धैर्य रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है।
जैसे एक माली जानता है कि फूल को खिलने के लिए समय चाहिए। वह रोज पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन फूल को जोर से खींचकर खिलाने की कोशिश नहीं करता। यही धैर्य, यही समझदारी हमारे रिश्तों में भी चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने में भी चाहिए। तो मित्रों, जब आप कल सुबह उठें तो जरा सोचिएगा कि यथार्थता का यह पाठ आपके जीवन में कहाँ लागू हो सकता है। शायद आपके परिवार में कोई छोटी मोटी समस्या हो, शायद काम पर कोई चुनौती हो। याद रखिएगा कि आदर्श और व्यावहारिकता के बीच संतुलन ही जीवन की सच्ची कला है। और इसी संतुलन के साथ आइए अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जहां अरस्तु हमें मित्रता के बारे में और भी गहरी बातें बताएगा। मित्रों, आज रात हम बात करेंगे सुख के उस रहस्य की जिसे समझने के लिए अरस्तु ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपने आप से पूछा है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? शायद उस दिन जब आपको वो नौकरी मिली थी जिसका इंतजार आप महीनों से कर रहे थे, या जब आपने अपना पहला घर खरीदा था। पहले तो लगा था कि बस यही तो चाहिए था जिंदगी में, लेकिन कुछ दिनों बाद वही खालीपन, वही तलाश फिर शुरू हो गई। अरस्तु कहता है कि हमारी यह समस्या इसलिए है क्योंकि हम सुख को गलत तरीके से समझते आए हैं। हम सोचते हैं कि सुख कोई चीज है जो हमें मिल जाती है, जैसे बाजार से कोई सामान खरीद कर ले आए हों। लेकिन सच्चा सुख तो एक तरीका है जीने का, एक कला है अपने आप को व्यक्त करने की। देखिए, जब कोई संगीतकार तबला बजाता है, तो क्या वो सिर्फ इसलिए बजाता है कि बजाना खत्म हो जाए? नहीं ना। वो इसलिए बजाता है क्योंकि बजाने में ही उसकी पूर्णता है, उसका आनंद है। ठीक उसी तरह जिंदगी जीना भी एक कला है। सुख कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम कह सके कि बस अब मैं खुश हूं। सुख तो उस रास्ते में छुपा है जिस तरह से हम हर दिन, हर पल को जीते हैं। अरस्तु एक बहुत सुंदर बात कहता है। वो कहता है कि सुख यूडेमोनिया है, यानी एक ऐसी जिंदगी जो फूल की तरह अपनी पूरी संभावना में खिली हुई हो। अब जरा सोचिए, जब आप अपने गांव या शहर के उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है, वो शांति कहाँ से आती है? क्या उसके पास बहुत पैसा है? शायद नहीं। क्या उसके पास कोई बड़ी गाड़ी या बंगला है? शायद नहीं। फिर भी उसकी आंखों में जो चमक है, वो हम सबको आकर्षित करती है। यही है सच्चे सुख का स्वभाव। यह किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होता। यह तब आता है जब हम अपने सबसे अच्छे रूप में जीते हैं, जब हम अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करते हैं। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं। आपका सच्चा सुख तब मिलेगा जब आप पूरी ईमानदारी और प्रेम से पढ़ाएंगे, जब आप देखेंगे कि आपके छात्र कुछ सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यह सुख किसी तनख्वाह की बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी होगा। अरस्तु यह भी बताता है कि सुख कोई भावना नहीं है जो आज है और कल चली जाएगी। सुख एक स्थिति है, एक तरीका है जीने का। जैसे कोई अच्छा किसान जानता है कि फसल एक दिन में नहीं उगती, वैसे ही सच्चा सुख भी धीरे धीरे रोजाना के अच्छे कामों से, अच्छी आदतों से बनता है। जब हम न्याय करते हैं, जब हम साहस दिखाते हैं, जब हम संयम रखते हैं, जब हम बुद्धिमानी से काम लेते हैं, इन सब में हमारा असली स्वभाव प्रकट होता है। आज के ज़माने में हम अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि वे कितने खुश हैं। लेकिन क्या वो तस्वीरों में दिखने वाली खुशी सच्ची है? अरस्तु कहता है कि सच्चा सुख तो वो है जो अंदर से आता है, जो हमारे चरित्र से निकलता है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं और कोई आपको देख भी नहीं रहा, जब आप सच बोलते हैं भले ही इससे आपका नुकसान हो, जब आप अपने गुस्से को काबू में रखते हैं, इन सब क्षणों में आप अपने सच्चे स्वरूप को जी रहे होते हैं। यही है सुख का असली स्वभाव,
यह कोई इनाम नहीं है जो हमें बाहर से मिलता है, बल्कि यह हमारे अंदर के सबसे अच्छे इंसान को। अब जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? कुछ लोग फोन उठाकर सोशल मीडिया देखते हैं, कुछ चाय बनाते हैं, कुछ व्यायाम करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन अरस्तु कहता है कि यही छोटी चीजें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। यदि आप रोजाना धैर्य से काम लेते हैं तो धैर्य आपका स्वभाव बन जाता है। यदि आप रोजाना दयालुता दिखाते हैं तो दया आपका स्वभाव बन जाती है। मेरे एक मित्र की दादी हमेशा कहती थी कि बेटा, अच्छाई कोई पोशाक नहीं है जिसे तुम शादी ब्याह में पहनकर उतार दो। यह तो सांस की तरह है जो हर पल तुम्हारे साथ होनी चाहिए। यह बात कितनी सच है। सद्गुण कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम जरूरत के समय निकालकर इस्तेमाल करें। यह तो हमारी आत्मा का हिस्सा बनना चाहिए। अरस्तु का कहना है कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। यदि आप रोजाना झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना आपकी प्रकृति बन जाता है। लेकिन यदि आप रोजाना सच बोलने का अभ्यास करते हैं तो सच बोलना आपका स्वभाव बन जाता है। यह वैसा ही है जैसे एक संगीतकार रोजाना अभ्यास करके महान बनता है या एक खिलाड़ी रोजाना अभ्यास करके चैंपियन बनता है। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो कितनी बार गिरे होंगे, लेकिन आपने हार नहीं मानी। रोजाना अभ्यास करते रहे और एक दिन अचानक लगा कि साइकिल चलाना तो बहुत आसान है। अब आप बिना सोचे समझे साइकिल चला लेते हैं। यही है आदत की शक्ति। अरस्तु हमें बताता है कि सद्गुण भी इसी तरह विकसित होते हैं। उदारता का गुण तभी आएगा जब आप रोजाना छोटे छोटे दान करने की आदत डालेंगे। साहस का गुण तभी आएगा जब आप रोजाना छोटे छोटे डर का सामना करने की आदत डालेंगे। धैर्य का गुण तभी आएगा जब आप रोजाना छोटी छोटी परेशानियों को शांति से सहने की आदत डालेंगे। आज के युग में जब हर चीज तुरंत चाहिए, जब इंस्टेंट कॉफी से लेकर इंस्टेंट नूडल्स तक सब कुछ मिल जाता है, हम सोचते हैं कि चरित्र भी इंस्टेंट बन सकता है। लेकिन अरस्तु कहता है कि यह असंभव है। अच्छा चरित्र वैसे ही बनता है जैसे बरगद का पेड़ बनता है, धीरे धीरे मजबूत जड़ें जमाकर। एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। वह रोजाना पानी देता है, खाद देता है, मेहनत करता है। महीनों बाद फसल तैयार होती है। यदि वह एक दिन पानी देकर अगले दिन फसल की उम्मीद करे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। यही हाल हमारे चरित्र का है। हमें रोजाना अच्छे कामों का बीज बोना होगा, उन्हें पानी देना होगा, तब जाकर सद्गुण रूपी फसल तैयार होगी। अरस्तु का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। चाहे आप एक छात्र हों, एक कामकाजी व्यक्ति हों या घर संभालने वाले हों, सद्गुणों को विकसित करने का तरीका वही है। छोटी शुरुआत करें, नियमित अभ्यास करें और धैर्य रखें। समय के साथ ये छोटी आदतें आपको एक महान व्यक्तित्व बनाएंगी। तो मित्रों, कल से एक छोटी शुरुआत करिए। कोई एक अच्छी आदत चुनिए और उसे रोजाना अपनाइए। देखिए कैसे धीरे धीरे आपका जीवन बदलता जाता है। आज की रात में जब हम अरस्तु के साथ इस यात्रा पर चल रहे हैं, तो एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, धर्म का हमारे नैतिक जीवन में क्या स्थान है? यह वैसा ही सवाल है जैसे कोई पूछे कि हवा का सांस लेने में क्या महत्व है। अरस्तु कहते हैं कि धर्म केवल कुछ रीति रिवाज या मंदिर जाना भर नहीं है, यह तो हमारे चरित्र की आत्मा है। सोचिए जरा, जब आप सुबह उठते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं, तो क्या आपके मन में यह भाव होता है कि आज का दिन सिर्फ कामधाम निपटाने के लिए है या फिर कुछ और भी है? अरस्तु बताते हैं कि धर्म हमें वह कुछ और देता है, एक उद्देश्य,
एक दिशा, एक अर्थ। यह वैसे ही है जैसे अंधेरे में चलते समय दूर से आती रोशनी हमारा रास्ता दिखाती है। लेकिन यहाँ बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अरस्तु धर्म को अंधविश्वास से अलग करते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा धर्म हमारी बुद्धि को जगाता है, उसे सुलाता नहीं। जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं तो क्या आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा, या इसलिए कि यह सही बात है? यही तो फर्क है धार्मिकता और धर्म के बीच। धार्मिकता में डर होता है, धर्म में प्रेम होता है। अब जरा उस माँ के बारे में सोचिए जो रोज सुबह अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। वह ऐसा इसलिए नहीं करती कि कोई शास्त्र में लिखा है, बल्कि इसलिए कि उसका प्रेम उसे यह करने के लिए प्रेरित करता है। अरस्तु कहते हैं कि यही है सच्चा धर्म, वह भावना जो हमें दूसरों के कल्याण के लिए काम करने पर मजबूर करती है। यह कोई बाहरी नियम नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की आवाज है। धर्म हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। जब आप किसी झूठ बोलने वाले दुकानदार से सामान नहीं खरीदते, तो आप सिर्फ अपना पैसा नहीं बचा रहे, बल्कि समाज में ईमानदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। यह छोटा सा काम भी धर्म है, क्योंकि आपने अपने निजी लाभ से ऊपर उठकर सोचा है। अरस्तु एक और बहुत सुंदर बात कहते हैं, धर्म हमें धैर्य सिखाता है। आज के समय में जब हर चीज तुरंत चाहिए, जब व्हाट्सएप का जवाब देर से आने पर भी हम परेशान हो जाते हैं, तब धर्म हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। न्याय के लिए इंतजार करना पड़ता है, प्रेम के लिए इंतजार करना पड़ता है, सच्चाई के लिए इंतजार करना पड़ता है। सोचिए उस किसान के बारे में जो बीज बोने के बाद महीनों तक इंतजार करता है फसल के लिए। वह रोज खेत में पानी देता है, निराई गुड़ाई करता है, लेकिन जानता है कि फल तुरंत नहीं मिलेगा। धर्म भी ऐसे ही काम करता है। यह हमें सिखाता है कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन तुरंत नहीं। यह धैर्य हमें मजबूत बनाता है, हमारे चरित्र को गढ़ता है। लेकिन क्या धर्म का मतलब यह है कि हम दुनिया से कट जाएं? बिल्कुल नहीं। अरस्तु कहते हैं कि सच्चा धर्म हमें दुनिया से जोड़ता है, अलग नहीं करता। जब आप अपने पड़ोसी की परेशानी में काम आते हैं, जब आप अपने दोस्त के दुख में साथ खड़े होते हैं, जब आप किसी अजनबी की मुस्कान का कारण बनते हैं, यह सब धर्म है। धर्म हमें यह भी सिखाता है कि गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उससे सीखना और बेहतर बनना हमारी जिम्मेदारी है। जब आप किसी से झगड़ा करने के बाद पहले माफी मांगने जाते हैं, तो यह आपका अहंकार नहीं, बल्कि आपका धर्म बोल रहा होता है। यह वह आवाज है जो कहती है कि रिश्ते सही होने गलत होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आज रात जब आप सोने जाएंगे, तो जरा सोचिएगा कि आपके जीवन में धर्म का क्या स्थान है। यह कोई बड़ा दर्शन नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातों में छुपा है, आपकी मुस्कान में, आपकी मदद में, आपके धैर्य में, आपके प्रेम में। अरस्तु कहते हैं कि जब यह सब एक साथ आ जाता है, तब बनता है एक नैतिक जीवन, एक अर्थपूर्ण जीवन। दोस्तों, रात की इस शांत बेला में जब आप अपने दिन की थकान उतारकर इस कहानी को सुन रहे हैं, तो आइए आज बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो हमारे जीवन की नींव है। अरस्तु हमें बताता है कि शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह हमारे चरित्र को गढ़ने का सबसे शक्तिशाली औजार है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को धीरे धीरे आकार देता है, वैसे ही शिक्षा हमारी आत्मा को संवारती है। अब जरा सोचिए, जब आप छोटे थे और आपकी माँ ने पहली बार आपको झूठ न बोलने के लिए कहा था, तो क्या हुआ था? वह केवल एक नियम नहीं दे रही थी, बल्कि आपके अंदर सत्य के बीज बो रही थी। अरस्तु कहता है कि नैतिकता कोई जन्मजात गुण नहीं है जो हमें अपने आप मिल जाता हो। यह तो एक कला है जिसे सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है
और धीरे धीरे इसे अपने व्यवहार में ढालना पड़ता है। भारत में हमारे पुराने गुरुकुल की परंपरा को देखिए। वहाँ छात्र केवल वेद पुराण नहीं सीखते थे, बल्कि जीवन जीने की कला सीखते थे। गुरु के साथ रहकर, उनके व्यवहार को देखकर, उनकी छोटी छोटी आदतों को अपनाकर शिष्य धीरे धीरे एक संस्कारी इंसान बनता था। यही तो अरस्तू की शिक्षा का सिद्धांत है। वह कहता है कि हम अच्छे कार्य करके अच्छे बनते हैं, न कि पहले अच्छे बनकर फिर अच्छे कार्य करते हैं। आज के समय में भी यह बात उतनी ही सच है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता को बुजुर्गों का सम्मान करते देखता है, तो वह भी वही सीखता है। जब वह देखता है कि उसके टीचर किसी गरीब बच्चे की मदद करते हैं, तो उसके मन में भी दया के भाव जगते हैं। यह शिक्षा किसी पाठ्यक्रम में नहीं लिखी होती, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। अरस्तू एक बहुत ही मार्मिक बात कहता है। वह कहता है कि बुरी आदतें तो जल्दी लग जाती हैं, लेकिन अच्छी आदतें बनाने में समय लगता है। जैसे कोई पौधा रातों रात पेड़ नहीं बन जाता, वैसे ही चरित्र निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। यहाँ धैर्य की जरूरत होती है। आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन नैतिकता की शिक्षा में जल्दबाजी नहीं चलती। सोचिए, जब आप किसी व्यक्ति को बार बार ईमानदारी से काम करते देखते हैं, तो धीरे धीरे आपके मन में भी ईमानदारी का महत्व बैठ जाता है। जब आप किसी को हमेशा दूसरों की मदद करते देखते हैं, तो आपका दिल भी दया से भर जाता है। यह है शिक्षा की असली शक्ति। यह केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे स्वभाव को ही बदल देती है। अरस्तू यह भी बताता है कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, इसलिए शिक्षा का तरीका भी अलग होना चाहिए। जैसे एक माली अलग अलग पौधों को अलग तरीके से पानी देता है, वैसे ही एक अच्छा शिक्षक हर छात्र की जरूरत को समझकर उसे सिखाता है। कोई बच्चा कहानियों से सीखता है, कोई उदाहरणों से, कोई अनुभव से। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं, तो पाते हैं कि जो लोग वास्तव में खुश और संतुष्ट हैं, वे वही हैं जिन्होंने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाया है। चाहे वह कोई छोटा दुकानदार हो जो ईमानदारी से काम करता है, या कोई टीचर हो जो अपने छात्रों के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। ये लोग शायद बहुत अमीर न हों, लेकिन इनके चेहरे पर जो संतुष्टि होती है, वह किसी खजाने से कम नहीं। तो दोस्तों, जैसे जैसे यह रात गहराती जा रही है और आप नींद की तैयारी कर रहे हैं, यह सोचकर सोइए कि कल आप कैसे अपने व्यवहार से किसी को कुछ अच्छा सिखा सकते हैं। क्योंकि अरस्तू की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम सब एक दूसरे के शिक्षक हैं, और जीवन हमारी सबसे बड़ी पाठशाला है। मित्रों, आज की रात जब हम अपने दिन की भागदौड़ से थककर बिस्तर पर लेटे हैं, तो आइए एक ऐसे सवाल पर विचार करते हैं जो हजारों साल पहले अरस्तू ने उठाया था, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी व्यक्तिगत नैतिकता और समाज की भलाई के बीच क्या रिश्ता है? जब आप सुबह उठकर किसी गलत काम को देखकर आंखें मूंद लेते हैं या फिर सही बात कहने से हिचकते हैं, तो क्या यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत पसंद है या इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है? अरस्तू कहते हैं कि व्यक्ति और समाज दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आपके शरीर में हर कोशिका का स्वास्थ्य पूरे शरीर को प्रभावित करता है, वैसे ही समाज में हर व्यक्ति का नैतिक आचरण पूरे समुदाय को प्रभावित करता है। अब जरा सोचिए, जब आप ट्रेन में बिना टिकट सफर करते हैं या फिर कतार में आगे घुसने की कोशिश करते हैं, तो क्या यह सिर्फ आपकी समस्या है? नहीं, यह उस व्यवस्था को कमजोर करता है जिस पर हम सभी निर्भर हैं। आज की दुनिया में हम अक्सर यह सोचते हैं कि नैतिकता एक व्यक्तिगत मामला है। मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, यह मेरी निजी जिंदगी है, मैं अपने मन से जीता हूँ। ये वाक्य हमें रोज सुनने को मिलते हैं। लेकिन अरस्तू हमें समझाते हैं
कि यह सोच अधूरी है। जब एक दुकानदार गलत तौल करता है तो वह सिर्फ अपने ग्राहक को धोखा नहीं दे रहा, बल्कि उस भरोसे को तोड़ रहा है जिस पर पूरा बाजार टिका है। जब एक राजनेता भ्रष्टाचार करता है तो वह सिर्फ अपनी जेब भर नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र की जड़ें हिला रहा है। दूसरी तरफ, जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आप सिर्फ अपना चरित्र नहीं बना रहे, बल्कि समाज में एक सकारात्मक माहौल बना रहे हैं। जैसे एक दिया दूसरे दियों को जलाता है, वैसे ही एक व्यक्ति का अच्छा आचरण दूसरों को प्रेरणा देता है। अब जरा अपने आसपास देखिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है तो दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होते हैं? अरस्तू का मानना है कि व्यक्तिगत गुण और सामाजिक कल्याण एक दूसरे से जुड़े हैं। वे कहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति बनना सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने समुदाय के लिए भी जरूरी है। जब आप धैर्य, न्याय, साहस और संयम जैसे गुण विकसित करते हैं तो आप न केवल अपना भला करते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर माहौल बनाते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया के ज़माने में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब आप ऑनलाइन किसी के साथ सभ्यता से बात करते हैं तो आप सिर्फ उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि एक बेहतर डिजिटल संस्कृति बना रहे हैं। जब आप फेक न्यूज़ शेयर करने से बचते हैं तो आप सिर्फ अपनी विश्वसनीयता नहीं बचा रहे, बल्कि समाज में सच्चाई को बनाए रख रहे हैं। अरस्तु यह भी समझाते हैं कि समाज का कर्तव्य है कि वह अपने सदस्यों में अच्छे गुण विकसित करने में मदद करे। जैसे एक बगीचे में पेड़ पौधों को पनपने के लिए अच्छी मिट्टी, पानी और धूप चाहिए, वैसे ही व्यक्तियों को नैतिक रूप से विकसित होने के लिए एक स्वस्थ सामाजिक माहौल चाहिए। यह माहौल तभी बनता है जब हम सभी मिलकर ईमानदारी, न्याय और दयालुता को बढ़ावा देते हैं। अब जरा सोचिए, कल सुबह जब आप उठेंगे तो आपके छोटे छोटे फैसले, चाहे वह किसी बुजुर्ग को सीट देना हो, सच बोलना हो या फिर किसी जरूरतमंद की मदद करना हो, ये सभी न केवल आपके चरित्र को आकार देंगे, बल्कि उस दुनिया को भी बनाएंगे जिसमें आपके बच्चे बड़े होंगे। अरस्तु का यह संदेश आज भी उतना ही सच है। हम सभी एक साथ जुड़े हैं और हमारी व्यक्तिगत नैतिकता ही हमारे समाज की नींव है। मित्रों, जब रात की गहराई में हम अपने दिन के अंत में पहुंचते हैं तो एक अजीब सी शांति हमारे मन में आ जाती है। यही वो समय होता है जब हम अपने आप से सच्चे सवाल पूछ सकते हैं। अरस्तु भी इसी बात को समझते थे कि सच्चा ज्ञान तभी आता है जब हम अपने अंदर झांकने का साहस करते हैं। आज हम बात करेंगे उस गहरी प्रक्रिया की जिसे अरस्तु ने मूल्यांकन और आत्मनिरीक्षण कहा है। यह कोई किताबी बात नहीं, बल्कि हमारे रोजाना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे एक किसान अपनी फसल की जांच करता है, वैसे ही हमें अपने कर्मों और विचारों की जांच करनी चाहिए। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी रात में लेटकर यह सोचा है कि आज आपने जो किया वह सही था या गलत? यही तो है आत्मनिरीक्षण की शुरुआत। अरस्तु कहते हैं कि यह केवल अपराध बोध महसूस करना नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ विकसित करना है कि हम कौन हैं और कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। मेरे एक मित्र हैं जो हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में 3 बातें लिखते हैं। आज क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। शुरू में यह उन्हें अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पाया कि यह आदत उन्हें अपने बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। यही तो है अरस्तु का मूल्यांकन का सिद्धांत। अरस्तु बताते हैं कि आत्मनिरीक्षण का मतलब यह नहीं है कि हम अपने आप को कोसते रहें। जैसे एक माली अपने बगीचे में खरपतवार निकालता है ताकि फूल बेहतर खिल सकें, वैसे ही हम अपने बुरे विचारों और आदतों को पहचानते हैं ताकि अच्छाई का विकास हो सके।
यह एक निर्माणकारी प्रक्रिया है, विनाशकारी नहीं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। अरस्तु कहते हैं कि सिर्फ अपनी गलतियों पर ध्यान देना भी गलत है। हमें अपनी अच्छाइयों को भी पहचानना चाहिए। जब आपने किसी की मदद की, जब आपने धैर्य दिखाया, जब आपने सच बोला, इन सभी को याद रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें प्रेरणा देता है। अब जरा सोचिए, हमारे समाज में कितनी बार हम अपने बच्चों से कहते हैं कि वे अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन क्या हम खुद यह करते हैं? अरस्तु का यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के युग में जब हर कोई बाहरी सफलता के पीछे भाग रहा है, तब यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम अंदर की आवाज सुनें। एक और महत्वपूर्ण बात जो अरस्तु कहते हैं वह यह है कि आत्मनिरीक्षण एक कौशल है जो अभ्यास से बेहतर होता है। जैसे रियाज से संगीत में महारत आती है, वैसे ही नियमित आत्मचिंतन से हम अपने व्यवहार के पैटर्न को समझने लगते हैं। हम यह जानने लगते हैं कि कौन सी परिस्थितियों में हम गुस्सा करते हैं, कब हम दयालु होते हैं और कैसे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अरस्तु यह भी बताते हैं कि यह मूल्यांकन केवल व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। हमें अपने रिश्तों, अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और अपने आसपास के लोगों पर अपने प्रभाव के बारे में भी सोचना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि हमारे कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं, तब हम वास्तव में एक नैतिक व्यक्ति बनने की दिशा में कदम उठाते हैं। यह सब सुनकर आपको लग सकता है कि यह बहुत भारी काम है, लेकिन अरस्तु कहते हैं कि यह उतना ही सरल है जितना रात में तारों को देखना। जब हम शांत मन से अपने दिन के बारे में सोचते हैं, तो यह प्राकृतिक रूप से होता है। बस जरूरत है इसे सचेत रूप से करने की। तो आज रात जब आप सोने जाएं, तो जरा रुकिए और अपने दिन के बारे में सोचिए। यह छोटा सा कदम आपको अरस्तु के बताए गए सच्चे सुख और नैतिक जीवन के रास्ते पर ले जाएगा। क्योंकि जैसा कि वे कहते हैं, परखा गया जीवन ही जीने योग्य है। मित्रों, अरस्तु की इस अमूल्य शिक्षा में आगे बढ़ते हुए आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन से गहराई से जुड़ा है। जब रात की शांति में हम अपने दिन भर के कामों को याद करते हैं, तो एक सवाल मन में उठता है, क्या हमने आज सच में जिया है या बस समय काटा है? अरस्तु हमें बताते हैं कि सजीव जीवन और सद्गुणों के बीच एक अटूट रिश्ता है, जैसे फूल और उसकी खुशबू के बीच होता है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, तो क्या वहाँ सिर्फ एक थका हुआ चेहरा दिखता है या एक जीवंत व्यक्तित्व की झलक भी मिलती है? अरस्तु कहते हैं कि सजीव जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि हर सांस में उद्देश्य और अर्थ भरना है। जैसे एक कुम्हार अपनी मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही हमें अपने चरित्र को सद्गुणों से आकार देना चाहिए। अब जरा सोचिए, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे देखकर लगता है कि वह सच में जी रहा है। शायद वह आपकी दादी माँ हो, जो 80 की उम्र में भी हर सुबह तुलसी के पौधे को पानी देती है और मुस्कुराती है। या फिर वह स्कूल का अध्यापक हो, जो हर बच्चे में संभावना देखता है। ये लोग अरस्तु के सजीव जीवन के जीते जागते उदाहरण हैं। इनके जीवन में एक खास चमक है, जो सद्गुणों की रोशनी से आती है। अरस्तु हमें समझाते हैं कि सद्गुण कोई बाहरी सजावट नहीं है, जैसे कोई सुंदर कपड़ा हो। यह तो हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, जैसे पेड़ की जड़ें धरती में गहरे तक जाती हैं। जब हम दया, न्याय, साहस और संयम को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा जीवन एक नई ऊर्जा से भर जाता है। यह वैसा ही है जैसे सूखे खेत में पहली बारिश के बाद हरियाली फूट पड़ती है। मान लीजिए आप बाजार में हैं और देखते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति भारी सामान लेकर परेशान हो रहा है। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप अपनी राह चलते रहें
या फिर रुककर उनकी सहायता करें। जब आप दूसरा विकल्प चुनते हैं तो उस क्षण में आप सिर्फ एक अच्छा काम नहीं कर रहे, बल्कि अपने जीवन को जीवंत बना रहे हैं। यह है सद्गुण और सजीव जीवन की संगति। अरस्तु बताते हैं कि जब हम सद्गुणों के अनुसार जीते हैं तो हमारा जीवन एक सुंदर संगीत की तरह हो जाता है। जैसे तबले और सितार मिलकर एक मधुर राग बनाते हैं, वैसे ही हमारे अच्छे कर्म और विचार मिलकर एक संपूर्ण जीवन का निर्माण करते हैं। यह कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं है, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। आज के युग में जब हर तरफ भागदौड़ है और लोग सफलता की अंधी दौड़ में लगे हैं, अरस्तु की यह शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। क्या फायदा उस सफलता का जो हमारी आत्मा को खुशी न दे सके? जैसे एक खाली घड़ा आवाज तो करता है लेकिन प्यास नहीं बुझाता, वैसे ही सद्गुण रहित जीवन चमक तो सकता है लेकिन संतुष्टि नहीं दे सकता। सद्गुणी जीवन का मतलब यह नहीं है कि आप संत बन जाएं या दुनिया से नाता तोड़ लें। इसका मतलब है कि आप जहां भी हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें अपने सर्वोत्तम गुणों को लेकर आएं। जैसे एक माली अपने बगीचे की हर पौधे की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने हर रिश्ते, हर काम में सद्गुणों का सिंचन करना चाहिए। जब हम इस तरह जीते हैं, तो जीवन सिर्फ दिनों का एक सिलसिला नहीं रह जाता, बल्कि अनुभवों का एक सुंदर ताना-बाना बन जाता है। हर दिन एक नया अवसर बनता है, हर मुलाकात एक नई सीख देती है, और हर चुनौती हमें और मजबूत बनाने का माध्यम बनती है। यही है अरस्तु का सजीव जीवन, जहां सद्गुण सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन का आधार बन जाते हैं। अरस्तु की निकोमकीन एथिक्स एक गहन अध्ययन है जो हमें यह सिखाती है कि एक सफल और संतुलित जीवन कैसे जिया जा सकता है। यह हमें अच्छाई, खुशी और सदाचार के बीच के संबंध को समझने में मदद करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि असली सुख क्या है? क्या यह बाहरी उपलब्धियों में है या हमारे भीतर की संतुलन में? पहला मुख्य बिंदु है सदाचार का विकास। अरस्तु हमें बताते हैं कि सदाचार हमारे कार्यों के अभ्यास से विकसित होता है। जैसे जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो हमारा शरीर फिट हो जाता है, वैसे ही जब हम सही कार्य करते हैं, तो हमारा चरित्र मजबूत होता है। इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए हम हर दिन छोटे छोटे अच्छे काम करके शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है मध्य मार्ग का सिद्धांत। यह कहता है कि किसी भी क्षेत्र में अति न करें। सोचिए, क्या हम हमेशा संतुलित जीवन जीते हैं? इसे अपनाने के लिए हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन खोज सकते हैं, चाहे वह काम हो, रिश्ते हो या मनोरंजन। तीसरा बिंदु है सच्ची खुशी का विचार। अरस्तु कहते हैं कि सच्ची खुशी आत्मा की सद्गुणों से आती है, न कि भौतिक साधनों से। क्या आपने कभी किसी काम में इतना खो गए हैं कि समय का पता ही नहीं चला? वही काम हमें सच्ची खुशी देता है। चौथा बिंदु है मैत्री की भूमिका। सच्चे मित्रों का होना भी एक नैतिक जीवन का हिस्सा है। हम अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर उनकी खुशी में खुशी पाकर इसे महसूस कर सकते हैं। आखिर दोस्ती हमारी जिंदगी में कितनी महत्वपूर्ण होती है? अंत में अरस्तु का दर्शन हमें सिखाता है कि हम खुद को जानें और समझें। क्या हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं? निकमाकियन एथिक्स हमें आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करती है। जाने से पहले मुझे बताइए। नीचे कमेंट में कम से कम एक विचार लिखिए जो आपके दिल को छू गया, कोई कंसेप्ट जो आपकी सोच बदल दे, कुछ जो आप आजमाना चाहें। आपकी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अगर इस सारांश ने आपको कुछ नया सिखाया, एक नई सोच दी या बस एक शांत रात दी, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। सब्सक्राइब कीजिए वन बुक बिफोर स्लीप को
और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नया सारांश न छूटे। हर हफ्ते हम एक शांत रात में एक महान किताब के साथ बैठते हैं, इस विश्वास के साथ कि ज्ञान अच्छे से बांटा जाए तो जिंदगी बदल सकता है। अगली बार तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। अगली किताब में मिलते हैं। शुभ रात्रि।